नमस्कार दोस्तों, लोकतेज न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। आज दिन बुधवार, तारीख 22 जनवरी 2025, हिंदी तिथि माह कृष्ण पक्ष अष्टमी। चलिए शुरू करते हैं देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों का सिलसिला। खबरों की शुरुआत छत्तीसगढ़ से करते हैं। यहां गरियाबंद जिले में सुरक्षा बलों ने एक शीर्ष नक्सली नेता जयराम उर्फ चलपति समेत 14 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया। इस अभियान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन, जिला रिजर्व गार्ड, डीआरजी और उड़ीसा के विशेष अभियान दल, एसओजी, शामिल थे। मुठभेड़ छत्तीसगढ़ उड़ीसा सीमा के कुल्हाड़ीघाट क्षेत्र में हुई। जयराम पर 1 करोड़ रुपये का इनाम था। इस अभियान की मुख्य उपलब्धि यह रही कि सुरक्षा बलों ने बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और बारूदी सुरंग बरामद किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे नक्सल मुक्त भारत के संकल्प की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए सुरक्षा बलों की तारीफ की। उधर राजनीतिक और चुनावी गलियारे से खबर है कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले विधेयकों पर विचार के लिए संसद की 39 सदस्यीय संयुक्त समिति की दूसरी बैठक 31 जनवरी को होगी। पहली बैठक 8 जनवरी को आयोजित हुई थी, जिसमें विधि और न्याय मंत्रालय ने विधेयकों पर प्रस्तुति दी। समिति को अपनी रिपोर्ट बजट सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक प्रस्तुत करनी है। बता दें कि समिति में भाजपा के 16 और कांग्रेस के 5 सदस्य समेत अन्य दलों के प्रतिनिधि शामिल हैं। विधेयकों को 17 दिसंबर 2024 को लोकसभा में पेश किया गया था। यह विधेयक संविधान के 129वें संशोधन और उससे जुड़े प्रावधानों पर आधारित है, जिसका उद्देश्य देश में एक साथ चुनाव कराने की संभावनाओं का मूल्यांकन करना है। चुनाव संबंधी खबर के सिलसिले को जारी रखते हुए अब दिल्ली विधानसभा चुनाव की जानकारी आपको दे देते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में कुल 699 उम्मीदवार मैदान में हैं, जो 2020 के चुनाव के 672 उम्मीदवारों से अधिक हैं। नई दिल्ली सीट पर 23 उम्मीदवारों के साथ मुकाबला सबसे ज्यादा कड़ा है, जहां आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल, भाजपा से परवेश वर्मा और कांग्रेस से संदीप दीक्षित आमने सामने हैं। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि भाजपा 68 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। चुनाव 5 फरवरी को होंगे और नतीजे 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक अन्य महत्वपूर्ण खबर यह है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने चुनावों में ईवीएम के इस्तेमाल के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में मांग की गई थी कि भारत निर्वाचन आयोग प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में ईवीएम के उपयोग का कारण बताए। अदालत ने कहा कि आयोग को ईवीएम के उपयोग की अनुमति देने का कानूनी प्रावधान है और इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। स्मरण रहे कि इससे पहले एकल न्यायाधीश ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि ईवीएम का उपयोग उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के निर्णयों के अनुरूप है। शीर्ष अदालत ने मतपत्र प्रणाली पर लौटने की याचिका को भी खारिज कर दिया था। अगली खबर भी राजनीतिक गलियारे से ही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेलगावी में गांधी भारत कार्यक्रम के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा को स्त्री शक्ति का प्रतीक बताते हुए उनकी तुलना रानी चेन्नम्मा और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से की। उन्होंने राहुल गांधी को युवा शक्ति का प्रतीक बताया। खड़गे ने भाजपा पर गांधी, अंबेडकर और नेहरू के प्रति कथित सम्मान दिखाने के बावजूद उनके विचारों के विपरीत काम करने का आरोप लगाया। खड़गे ने आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस संविधान के निर्माता अंबेडकर का अपमान करने और सामाजिक एकता को खतरे में डालने के लिए मंदिर मस्जिद मुद्दों को उभार रहे हैं। कार्यक्रम में महात्मा गांधी के विचारों और कांग्रेस के ऐतिहासिक योगदान को रेखांकित किया गया। अगली खबर राजस्थान से है, जो आजकल सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बनी हुई है। प्रदेश के चित्तौड़गढ़ जिले में एक सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य और शिक्षिका को कथित अश्लील वीडियो वायरल होने के मामले में बर्खास्त कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी कर दोनों को नैतिक अधमता का दोषी पाया और शिक्षा विभाग की छवि धूमिल होने का हवाला देते हुए उन्हें राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के तहत सेवा से पदच्युत कर दिया। इस मामले से शिक्षा विभाग और सरकार की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। पहले दोनों को निलंबित किया गया था और प्राथमिक जांच के बाद बर्खास्तगी का फैसला लिया गया। ये घटना शैक्षणिक संस्थानों में नैतिकता और अनुशासन की आवश्यकता पर जोर देती है। उधर गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले से खबर है कि स्थानीय पाटड़ी कस्बे में भूमिगत सीवेज पंपिंग स्टेशन की सफाई के दौरान 2 मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई। दोनों मजदूर सुरक्षा उपकरण के बिना सफाई के लिए पंपिंग स्टेशन में घुसे थे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान जयेश पाटडिया और चिराग पाटडिया के रूप में हुई,
जो पाटडी नगर पालिका के संविदा कर्मचारी थे। ये घटना सफाई कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों की कमी को उजागर करती है। हादसा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के पाटडी दौरे से एक दिन पहले हुआ। उधर बॉलीवुड नगरी मुंबई में अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले और उनके अस्पताल में इलाज से जुड़ा अपडेट आया है। सैफ को लीलावती अस्पताल से छुट्टी मिल गई, जहां वो 5 दिनों तक उपचाराधीन रहे। 16 जनवरी को बांद्रा स्थित उनके घर में लूटपाट के प्रयास के दौरान एक घुसपैठिए ने चाकू से हमला किया था। खान की रीढ़ से चाकू का टुकड़ा निकालने के लिए सर्जरी की गई। ज्ञातव्य है कि घटना के आरोप में बांग्लादेशी नागरिक शरीफुल इस्लाम को ठाणे से गिरफ्तार किया गया था। वैसे सैफ मामले में पुलिस जांच के दौरान नित नए खुलासे हो रहे हैं। सैफ पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी शरीफुल इस्लाम ने पुलिस को बताया कि उसने खुद को सैफ की पकड़ से छुड़ाने के लिए कई बार चाकू से वार किया। हमलावर सद्गुरु शरण इमारत में चोरी के इरादे से घुसा था। घटना के बाद उसने इमारत के बगीचे में 2 घंटे तक छिपकर समय बिताया। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय फलक से। तुर्की के एक लोकप्रिय स्की रिजॉर्ट में स्थित होटल में आग लगने से 66 लोगों की मौत हो गई और 51 अन्य घायल हो गए। गृह मंत्री अली येरलिकाया ने घटना की पुष्टि की, जबकि स्वास्थ्य मंत्री कमाल मेमिसोगलू ने बताया कि घायलों में से एक की हालत गंभीर है। ये घटना मंगलवार तड़के हुई। ये घटना स्की रिजॉर्ट में सुरक्षा मानकों और आपातकालीन प्रबंधन की आवश्यकता को उजागर करती है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है और अधिकारियों ने स्थिति पर गहरा दुख व्यक्त किया है। तुर्की के इस हादसे के बीच ही मंगलवार को दुनिया भर में अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले डोनाल्ड ट्रंप की चर्चा रही। ट्रंप ने पद संभालते ही ब्रिक्स देशों को चेतावनी दी है कि यदि वे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर के स्थान पर नई मुद्रा अपनाने का प्रयास करते हैं तो उनके व्यापार पर 100% शुल्क लगाया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के किसी भी कदम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दें कि ब्रिक्स देशों में भारत, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका और अन्य प्रमुख देश शामिल हैं। भारत ने स्पष्ट किया है कि वो डॉलर को हटाने या ब्रिक्स मुद्रा लाने के पक्ष में नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिसंबर में इस संदर्भ में भारत का रुख स्पष्ट किया था। ये घटनाक्रम वैश्विक व्यापार में डॉलर की अहम भूमिका और अमेरिकी आर्थिक नीतियों के प्रभाव को रेखांकित करता है। ट्रंप की यह चेतावनी वैश्विक व्यापार और मुद्रा बाजार के लिए अहम हो सकती है। ट्रंप के एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय की प्रतिक्रिया स्वरूप डब्ल्यूएचओ ने अमेरिका के इस वैश्विक स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा पर खेद व्यक्त किया है। डब्ल्यूएचओ ने उम्मीद जताई है कि अमेरिका इस फैसले पर पुनर्विचार करेगा और साझेदारी बनाए रखने के लिए रचनात्मक बातचीत में शामिल होगा। अमेरिका 1948 से डब्ल्यूएचओ का संस्थापक सदस्य रहा है और इसके कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाता आया है। ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद अमेरिका को डब्ल्यूएचओ से हटाने की प्रक्रिया शुरू की, जिसे उनके पूर्ववर्ती जो बाइडेन ने रोका था। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि यह संगठन दुनिया भर में स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने और मजबूत स्वास्थ्य प्रणालियों के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। अमेरिका द्वारा डब्ल्यूएचओ से हटने की घोषणा के बाद चीन ने इस वैश्विक स्वास्थ्य संगठन के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा कि डब्ल्यूएचओ की भूमिका को मजबूत किया जाना चाहिए और वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग को गहराई दी जानी चाहिए। अब शेयर बाजार से जुड़ी खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार शुल्क संबंधी ऐलान और विदेशी निवेशकों की बिकवाली से मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 1235 अंक गिरकर 75,838.36 पर और निफ्टी 320.10 अंक गिरकर 23,024.65 पर बंद हुआ। इस गिरावट से निवेशकों को 7 लाख करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ। जोमैटो, एनटीपीसी और आईसीआईसीआई बैंक जैसे प्रमुख शेयरों में गिरावट रही, जबकि अल्ट्राटेक सीमेंट और एचसीएल टेक्नोलॉजीज में मामूली बढ़त हुई। रियल्टी और टिकाऊ उपभोक्ता खंड में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई। वैश्विक बाजारों में भी अस्थिरता बनी रही। इसी बीच बाजार नियामक सेबी आईपीओ में शेयर आवंटन के तुरंत बाद उन्हें बेचने की सुविधा देने वाली प्रणाली पर विचार कर रहा है। इसका उद्देश्य अनाधिकृत बाजार गतिविधियों को रोकना है। सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच ने ये जानकारी दी और कहा कि यह निवेशकों को उचित और विनियमित माध्यम से शेयर बेचने का अवसर प्रदान करेगा। हाल के समय में आईपीओ में भारी अभिदान और लाभ के चलते अनाधिकृत बाजार की गतिविधियां बढ़ी हैं। सेबी इस प्रणाली से इन गतिविधियों को नियंत्रित करना चाहता है। इसके अलावा प्रॉक्सी सलाहकार फर्म एक पोर्टल शुरू करने वाली हैं, जो संबंधित पार्टी लेनदेन का आकलन करने में मदद करेगा।
उधर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई के दूरदराज के उपनगरों से नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक यात्रियों को जोड़ने के लिए 10,000 वाटर टैक्सियों का प्रस्ताव रखा है। गडकरी ने बताया कि इस योजना से विरार और कल्याण डोंबिवली जैसे क्षेत्रों से हवाई अड्डे तक पहुंचने में केवल 70 मिनट लगेंगे। योजना के अनुसार वाटर टैक्सियां मुंबई के विभिन्न हिस्सों को नवी मुंबई हवाई अड्डे से जोड़ेगी। गडकरी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ इस प्रस्ताव पर चर्चा की है। ये योजना मुंबई के यातायात दबाव को कम करने और पर्यावरण अनुकूल परिवहन के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। अब आने वाले बजट से पहले आम आदमी के काम की खबर। मार्च के करीब आते ही करदाता आयकर बचाने के लिए विभिन्न योजनाओं की तलाश करते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार धारा 80C के तहत इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम निवेश के लिए सबसे आकर्षक विकल्प है। ईएलएसएस निवेशकों को 3 साल की कम लॉक इन अवधि और औसतन 11 से 12% का बेहतर रिटर्न प्रदान करता है। वहीं राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस भी धारा 80 सीसीडी के तहत 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त कर छूट और लंबे समय में 12% से अधिक रिटर्न देने का विकल्प है। अन्य विकल्पों में पीपीएफ 7.1%, एनएससी 7.7%, सुकन्या समृद्धि योजना 8.2% और जीवन बीमा पॉलिसी पर भी निवेशक विचार कर सकते हैं। वैसे करदाताओं को अपनी आवश्यकताओं, जोखिम क्षमता और निवेश अवधि के आधार पर इन विकल्पों का चयन करना चाहिए। अब खबर महाकुंभ नगरी से। अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी ने अपनी पत्नी प्रीति अदानी के साथ महाकुंभ में गंगा स्नान और पूजा अर्चना की। उन्होंने उत्तर प्रदेश में अधिक निवेश की प्रतिबद्धता जताई और प्रदेश सरकार की विकास योजनाओं की सराहना की। अदानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को महाकुंभ की भव्यता और सफाई व्यवस्था के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने महाकुंभ को प्रबंधन और औद्योगिक शोध के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण बताया। अदानी समूह ने महाकुंभ में प्रसाद वितरण के लिए इस्कॉन के साथ गठबंधन किया है और गौतम अदानी इस सेवा में शामिल होने प्रयागराज पहुंचे थे। चलते चलते थोड़ी बात सेहत से जुड़ी। ब्रिस्टल में एक 84 वर्षीय व्यक्ति की त्वचा और आंखों का सफेद भाग धूसर रंग का हो गया, जो ऑगिरिया नामक स्थिति का नतीजा था। ये स्थिति तब होती है जब शरीर में चांदी के आयन जम जाते हैं। इसी तरह क्रिसियासिस नामक दुर्लभ स्थिति सोने के यौगिकों के त्वचा में जमाव के कारण होती है। आहार से जुड़े कैरोटीनॉइड जैसे पदार्थ, गाजर और शकरकंद में पाए जाने वाले बीटा कैरोटीन त्वचा को सुनहरी आभा दे सकते हैं। ऑगिरिया और क्रिसियासिस जैसी स्थितियां त्वचा के रंग में स्थायी बदलाव कर सकती हैं, लेकिन ये दुर्लभ हैं। पौष्टिक पिगमेंट जैसे एंथोसायनिन और बीटालिन स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं, लेकिन त्वचा पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं छोड़ते। कैरोटीनॉइड युक्त आहार प्राकृतिक सुनहरे रंग को बढ़ाने में मददगार हो सकता है, जिसे लोग आकर्षक मानते हैं। शरीर में धातु और रंगद्रव्यों का संतुलित सेवन स्वास्थ्य और सौंदर्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यह अध्ययन हमारे आहार और वातावरण के हमारे शरीर पर प्रभाव को समझने के लिए उपयोगी सबक देता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके हमें बताएं कि देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों को प्रस्तुत करने का लोकतेज का ये प्रयास आपको कैसा लगा। आप किस प्रकार की खबरें अधिक पसंद करते हैं? आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। अगले अपडेट में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।